Hi guys, so we are at business laws. हम हैं बिजनेस लॉज पे। मेरा नाम है सीए असीम त्रिवेदी और मैं पिछले 30 साल से नाटा एकेडमी में हूँ और मेरा ख्याल 25 इयर्स मुझे हो गए हैं बिजनेस लॉ पढ़ाते हुए। एक नई जनरेशन जो है अब बिजनेस लॉ पढ़ने आ रही है, मतलब हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चों के बच्चे भी आप लोगों के बीच में बैठकर मुझसे बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। सो टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ सच ए सब्जेक्ट जिसको हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा। ना हमने इसे 11th में देखा, ना हमने इसे 12th में देखा, ना ही हमने पहले कभी कोई लॉ पढ़ा। तो जो लॉ हमने पढ़ा ही नहीं, एकदम से वो 100 मार्क्स का आपके सीए फाउंडेशन के अंदर है। 100 मार्क्स सीए फाउंडेशन, कंप्लीटली थियरेटिकल, पूरी तरह से थियरेटिकल। कोई एमसीक्यू नहीं, कोई ट्रू फॉल्स नहीं, केस स्टडीज आएंगी और आपको कंप्लीट करना है। 3 घंटे का पेपर होगा, उसके अंदर करीब करीब 25 से लेकर 28 क्वेश्चंस आपको करने होंगे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब इस बिजनेस लॉ को पढ़ने के लिए जो काम आपको करना है, सबसे पहले वो ये कि एक 150 पेजेस की कॉपी मेरे लिए अलग बनानी है। आपको एक बात बता दूं, नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी में बिजनेस लॉ 2 फैकल्टीज पढ़ाएंगी, मैं और सौरभ बड़जात्या सर। सौरभ बड़जात्या सर भी पिछले 15 सालों से पढ़ा रहे हैं और ही इज ऑल्सो वेरी गुड टीचर ऑफ लॉ, रेनाउंड टीचर ऑफ लॉ आई मस्ट से, वो भी पढ़ाएंगे। तो आधा करीब 60% कोर्स मैं पूरा कराऊंगा, 40% कोर्स सौरभ सर कराएंगे और एक ही दिन में लॉ के दोनों टीचर्स आपकी वो पढ़ाएंगे। यानी डबल इंजन की गाड़ी रहेगी आपकी लॉ की और डबल इंजन की गाड़ी रहेगी आपकी अकाउंट्स की, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट बहुत वास्ट हैं और समय हमारे पास बहुत कम है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, ये दोनों सब्जेक्ट्स मैं अलग लॉ, मतलब लॉ का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तो सौरभ सर लॉ का दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। होमवर्क भी डबल रहेगा। नहीं, हम लॉ में इतना होमवर्क ही नहीं देते, है ना। तो आप टेंशन ना लें। बिजनेस लॉ 100 मार्क्स का पेपर है। तो अब सबसे पहले तो इस पेपर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो देखी वो अपनी कॉपी में नोट कर लें कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स जो सब्जेक्ट के हैं दैट इज 100, पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होने के कारण इसमें 26 प्लस केस स्टडीज आती हैं जो 180 मिनट में हमें डिटेल में लिखनी पड़ती हैं। आप ये मान के चलिए कि आपको लिखने की आदत बहुत इंपॉर्टेंटली डेवलप करनी पड़ेगी। लॉ समझना बहुत आसान है दोस्त, लेकिन उसे लिखना सीखना बहुत मुश्किल है। और आप जो सीए फाउंडेशन में यहां बैठे हैं और सुन के आए हैं कि लॉ बड़ा टफ है, मैं बोल रहा हूं लॉ टफ नहीं है। लॉ समझना तो बड़ा आसान है, लेकिन सही लॉ लिखना टफ है। और उस टफ को इजी बनाएंगे यहां पर दोनों टीचर मिलकर, और एक मेंटर भी आपके होंगे हर्षित द्विवेदी, वो आपकी मेंटरिंग करेंगे। जब 2 टीचर और 1 मेंटर मिलकर आपको लॉ पढ़ाएंगे तो क्यों नहीं हमारे बच्चों के जो 85, 82, 83, 84 मार्क्स आ रहे हैं लॉ में, आपके भी आएंगे।
कौन कहता है कि लॉ में मार्क्स नहीं आते? नाटा अकेडमी आके तो देखिए कि लॉ में मार्क्स कितने आते हैं। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉ शुरू करने से पहले हमें ये तो समझ में आए कि लॉ मतलब क्या। लॉ यानी होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली द लॉ इज। लॉ होता क्या है, पहले ये तो समझें। क्या आपने कभी लॉ एक्सपीरियंस किया? यहां बैठे हुए लोग हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या आपने कभी लॉ एक्सपीरियंस किया है? हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड लॉ? नहीं किया? चलो मैं बताता हूं। सन 2020 और 2021 हमारे जीवन के वो 2 साल हैं जो हम कभी भूलना नहीं चाहेंगे, और हम चाहें तो भी नहीं भूल पाएंगे। जब कोरोना आया था, हम सबको अपने घरों में बंद कर दिया गया था। एक दिन हमारे प्रधानमंत्री जी आए और बोले, मित्रों कल से सब घर में बंद रहेंगे 14 अप्रैल तक। सर 14 अप्रैल तक सब घर में बंद थे। फिर बोला, दोस्तों 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे, तो 21 मई तक बंद रहेंगे। फिर हम 21 मई तक बंद थे। फिर बोला, नहीं साहब 23 जून तक बंद रहेंगे, तो हम 23 जून तक बंद थे। फिर धीरे धीरे अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3। कौन होते हैं वो हमें घरों में कैद करने वाले? किसने दे दिया उनको ये अधिकार कि वो हमें घरों के अंदर बैठा दें? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो महामारी फैली थी कोरोना, उस महामारी के नियंत्रण के लिए अंग्रेजों के जमाने में एक लॉ हुआ करता था जिसका नाम था द एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897। एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 ये लग रहा था, इस एक्ट ने पावर दे रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट महामारी को रोकने के लिए जितने प्रयास करना है पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग लेकर महामारी को रोकने के सारे उपाय करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहला लॉकडाउन लगाया, फिर दूसरा लॉकडाउन स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया, और फिर तीसरा लॉकडाउन लोकल गवर्नमेंट ने लगाया। पहले बोला गया पूरा भारत बंद है, फिर कुछ स्टेट ओपन हुए, फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ओपन हुए, फिर कुछ शहर ओपन हुए। क्यों? बिकॉज कंट्रोल करना था महामारी को। ये भी हमारा एक एक्सपीरियंस था लॉ का। बाकी तो आम उदाहरण तो आपको रोज मिलते हैं कानून के। आपको कोई भी रोक लेता है, आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आपने हेलमेट नहीं पहना, आप बिना टिकट रेल में यात्रा कर रहे हो, बिना लाइसेंस के कार चला रहे हो, ट्रिबलिंग कर रहे हो, 50 तरीके के कानून है। तो आखिर ये कानून है क्या? What these acts are? लॉ कहते किसे हैं? तो आइए जरा लॉ की एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखें, क्योंकि आपने अब तक लॉ पढ़ा नहीं है, महसूस किया है। तो क्या महसूस किया है आपने? लॉ मतलब आपने कहा सर ये एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, 2 गज की दूरी है बड़ी जरूरी, बिना वैक्सीनेशन हम आपको ट्रेवल नहीं करने देंगे, वैक्सीनेशन का कार्ड दिखाइए तभी आपको एयरपोर्ट पे एंट्री मिलेगी, एयरपोर्ट में आप अगर विदेश से आए तो 14 दिन आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। सेट ऑफ रूल्स किसने इन्फोर्स किए? दे हैव बीन एनफोर्स्ड बाय अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब कौन? गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट हो तो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हो तो लोकल गवर्नमेंट। सेट ऑफ रूल्स इन्फोर्स्ड बाय अथॉरिटी, क्यों? टू रेगुलेट और कंट्रोल क्या? कंडक्ट ऑफ पर्सन्स, क्यों? टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। बहुत क्लियर है दोस्त। सेट ऑफ रूल्स एनफोर्स्ड बाय अथॉरिटीज टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। सेट ऑफ रूल्स, मैंने आपको बताया अभी सेट ऑफ रूल, ढेर सारे सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स क्यों बनाए गए? 2 गज की दूरी है बड़ी जरूरी, भीड़ ना करें, सड़क पे ना घूमे, सड़क पे घूमते हुए पाए गए, लॉकडाउन में अपने घरों में रहे, अगर सड़क पे घूमते हुए पाए गए टैटू बना दिया जाएगा। क्यों? सेट ऑफ रूल किसने एनफोर्स किए? पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए थे, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने किए, फिर लोकल गवर्नमेंट ने कर दिए। लोकल गवर्नमेंट ने क्या किए थे? नगर निगम जो सब्जी देगा वो सब्जी लेके आना है आपको घर, आप किसी सब्जी वाले से सब्जी नहीं खरीदेंगे क्योंकि किसी ने बोल दिया सब्जी के कारण कोरोना फैल रहा है। फिर लोकल गवर्नमेंट ने बोला देखिए भैया, सोमवार को इधर की दुकानें खुलेंगी, मंगलवार को इधर की, बुधवार को इधर की, गुरुवार को इधर की। सब सेट ऑफ रूल्स किसने इन्फोर्स किए? अथॉरिटीज ने। क्यों इन्फोर्स किए? रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। हम सब बड़े उत्साहधारी लोग हैं, लॉकडाउन में हमारे लिए उत्साह हो गया था। अरे भाई साहब, इंदौर के राज मोहल्ला के एक अपार्टमेंट में जितने भी फ्लैट ओनर्स थे, लॉकडाउन में उन्होंने छत के ऊपर दाल बाफला पार्टी कर ली, 35 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। हमारे भी तो कंडक्ट देखो आप, हमारी भी तो आचार विचार व्यवहार देखो आप, हमारी भी तो आदतें देखो आप। हमें उसी समय भीड़ लगाने का शौक है जब सरकार कह रही है कि भीड़ मत करो। तो सेट ऑफ रूल इन्फोर्स्ड बाय अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द पीपल लाइक अस। हमारे जैसे लोगों को कंट्रोल तो करो, नहीं तो हम तो कहीं भी भीड़ लगा लेंगे। ओके, टू रेगुलेट और कंट्रोल क्या? कंडक्ट ऑफ पीपल लाइक अस, कंडक्ट ऑफ पर्सन, क्यों? टू प्रोटेक्ट देयर लाइव्स, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। कानून कभी भी आता है तो कानून सरकार के वेलफेयर के लिए नहीं आता है, कानून भारत के नागरिकों के वेलफेयर के लिए आता है। तो अब आपको लॉ की डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ क्या है? सेट ऑफ रूल्स enforced by authorities to regulate and control conduct of persons like us, to have our own welfare, to have our own, to protect our own interests. For that the law has been enforced in India. तो लॉ की डेफिनेशन रटना तो नहीं है, मेरे सब्जेक्ट में रटना कुछ नहीं है, एब्सॉर्ब करना है। कॉपी आपकी बनती जाएगी और ये कॉपी ही बार बार रिवाइज होगी, ये कॉपी ही आपके नोट्स में काम आएगी। मैंने जो आपको 4 कलर के नोट्स दिए हो तो अपनी जगह, ये कॉपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलना। जो टेस्ट होंगे उनकी बेसिस भी यही होगी, आपके आईसीए की एग्जाम होगी उसकी बेसिस भी यही होगी, और ये कॉपी ही आपकी नैया पार लगाएगी। आइए, तो व्हाट इज लॉ? सेट ऑफ रूल्स enforced by authorities to regulate or control the conduct of person to protect their interest. हेलमेट लगाओ, नहीं लगाओ चालान बना देंगे। सेट ऑफ रूल्स enforced by road transport authority to regulate or control my conduct while driving, ताकि एक्सीडेंट से मेरी जान बच सके, वो भी एक लॉ है। ट्रैफिक रूल्स एक लॉ है। गुड, लेकिन हमारा सब्जेक्ट लॉ नहीं है,
हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। उत्तरी तो लॉ होते कितने टाइप के हैं मेरे भाई? अगर मैं कहूं कि लॉ कितने टाइप के होते हैं तो आइए जरा देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉ। लॉ कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम यहां आए कि लॉज कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ लॉज, तो इंडियन लॉज जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। इंडियन लॉज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सिविल लॉज और दूसरे होते हैं क्रिमिनल लॉज। एक होते हैं सिविल लॉज और एक होते हैं क्रिमिनल लॉज। सिविल लॉज क्या होते हैं? नागरिकों के लिए। क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं? अपराधियों के लिए। क्राइम को रोकने के लिए कोई कानून बनता है तो उसे बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। लेकिन सिविलियंस के लिए, नागरिकों के लिए जो कानून बनते हैं ताकि वो लोग अपने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, मेरे आपके हमारे अधिकार सुरक्षित रहें, हमारे कर्तव्यों को हम अच्छे से पूरा कर पाए, उसके लिए जो लॉज होते हैं वो होते हैं सिविल लॉज। सिविल लॉज में भी दो टाइप के लॉज होते हैं। एक होते हैं पर्सनल लॉज और एक होते हैं बिजनेस लॉज। पर्सनल लॉज मतलब जो मेरे धर्म से रिलेटेड लॉ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, जितने भी मेरे हिंदू लॉज हैं या मोहम्मदियन लॉज हैं, तो ये कौन से लॉज कहलाते हैं? पर्सनल लॉज। लेकिन जब हम धंधा करने जाते हैं तो न कोई हिंदू होता है, न कोई मुस्लिम होता है, न कोई सिख होता है, न कोई ईसाई होता है। धंधे के नियम सब पे एक सरीके लगते हैं, तो धंधा करने के भी अपने नियम हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बिजनेस लॉ। और मेरे व्यक्तिगत आचरण के लिए, मेरे व्यक्तिगत धर्म के लिए, मेरे व्यक्तिगत संस्कारों के लिए जो नियम है वो कहलाते हैं पर्सनल लॉ। तो अब अगर मैं कहूं कि व्हाट इज बिजनेस लॉ, तो बिजनेस लॉ इज अ ब्रांच ऑफ सिविल लॉ विच इज अ ब्रांच ऑफ इंडियन लॉ। बिजनेस लॉ इंडियन लॉ के सिविल लॉज की एक ब्रांच है। समझ में आया? क्या है लॉ? क्या है लॉ? पढ़ा सबसे पहले। लॉ मीन व्हाट? सेट ऑफ रूल। किसने लगाया? अथॉरिटीज ने। क्यों लगाया? टू रेगुलेट एंड कंट्रोल। क्या? कंडक्ट ऑफ पर्सन। क्यों? टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो अब लॉ कितने सारे लगाए? बोले पर्सनल लॉज अलग है, बिजनेस लॉज अलग है और क्रिमिनल लॉ और अलग है। तो क्रिमिनल लॉ अलग, पर्सनल लॉ अलग, बिजनेस लॉ अलग। हम क्या देख रहे हैं? बिजनेस लॉ। तो हमारा सिलेबस क्या है बिजनेस लॉ का? आइए जरा सिलेबस की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। व्हाट इज योर सिलेबस? क्योंकि आपका नेचर ऑफ सब्जेक्ट क्या है, जरा आइए और देखिए। ये है आपका सिलेबस। सबसे पहला चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है कॉपी में, मैं लिखवाऊंगा अलग से। 5 नंबर में मिनिमम आपसे पूछा जाएगा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और ये साफ कह दिया गया है कि इसके अंदर थियोरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा, कोई केस स्टडी नहीं आएगी। 30 नंबर का आपको आएगा
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पोर्शन है आपके बिजनेस लॉ का। 30 नंबर में आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 20 नंबर में आएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कम से कम 20 नंबर में आएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 20 नंबर में आएगा पार्टनरशिप एक्ट, और इसके बाद उन्होंने और एक पोर्शन आपको दिया कि इसके बाद हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आपसे पूछेंगे 10 नंबर का, कंपनीज एक्ट हम आपसे पूछेंगे 20 नंबर का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हम आपसे पूछेंगे 15 नंबर का। अब जरा इनको हम यहां से गायब कर दें। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि आपको एक रेफरेंस रहे कि मैंने ये रेफरेंस सिलेबस से उठाया है। सबसे पहले अपना चैप्टर आता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब आप लिखना चालू कर सकते हैं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक छोटा सा चैप्टर है जिसको करने में लगते हैं कितने आवर्स? 3 से 4 घंटे, हार्डली 4 आवर्स भी नहीं बोलूंगा, 4 लेक्चर्स बोलूंगा। 4 लेक्चर के अंदर ये खत्म होता है। लेकिन आपको देखें इसके मार्क्स आपको कितने आते हैं? 5। दूसरा आपका टॉपिक होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 30 मार्क्स का आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लेकिन इसको पूरा करने में लगते हैं कम से कम 60 लेक्चर्स। 60 घंटे तो कम से कम लगते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने के। उसके बाद आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसको खत्म करने में लगते हैं कम से कम 10 घंटे, 10 लेक्चर्स। 10 लेक्चर्स में हम खत्म करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट। चौथा आता है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसके बारे में आपसे बात करेंगे सौरभ सर, क्योंकि ये वो पढ़ाएंगे। इट इज टॉट बाय सौरभ सर। 5वीं बात आती है LLP एक्ट की, दिस विल ऑल्सो बी टॉट बाय सौरभ सर। 6ठी बात आती है कंपनीज एक्ट की, विच विल ऑल्सो बी टॉट बाय सौरभ सर। एंड देन कम 7वीं बात नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये मैं पढ़ाऊंगा और इसमें लगते हैं 10 लेक्चर्स। तो कुल जमा अगर हम बात करें तो ये है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, LLP एक्ट 2008, कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा काहे को ये लॉ हमारे माथे पर डाल दिए, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आए हैं, अकाउंटिंग पढ़ाओ ना, लॉ पढ़ा के क्या होगा। और सर यहाँ टोटल भी गड़बड़ लग रहा है, 30 और 20 50 और 20 70 और 10 80 और 20 100 और 15 115 और 5 120। बाबू पेपर 120 नंबर का आता है, करना 100 का रहता है, 20 की चॉइस होती है। समझ गए?
है ना? तुमने पकड़ लिया था उस और 100 नंबर के पेपर में 120 बता दी बेटा। हाँ, तो अब इंपॉर्टेंट सर, इसमें कोई छोड़ दे सीए छूट जाएगा, कुछ भी छोड़ना मत, सब पढ़ना है। दो दो टीचर मिलके पढ़ा रहे तुमको, भारी कर रहे हो यार तुम ना। अब क्यों पढ़ा रहे हो लॉ हमको? चार्टर्ड अकाउंटेंट को लॉ की क्या जरूरत है यार? सर, इंडियन लीगल सिस्टम का नॉलेज तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को होना चाहिए ना, कि कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कौन सा केस हाई कोर्ट में जाएगा, कौन सा केस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाएगा, कौन सा केस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाएगा। अरे हमें अपने क्लाइंट को बताने के लिए ये तो मालूम होना चाहिए ना कि कौन सा कानून कहां लग रहा है। हमें मालूम ही नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमारे पास है, भाई साहब बोलो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरे साथ लफड़ा हो गया, एक आदमी ने मेरे से 10 लाख रुपए ले लिया, 10 लाख रुपए लेने के बाद माल नहीं भेजा, मैं कहां जाऊं? अरे भैया हम तो अकाउंटेंट है यार, हमको नहीं मालूम है कहां जाना है। आप हो चार्टर्ड अकाउंटेंट इस देश के, आपको सब मालूम होना चाहिए, बिल्कुल। इसलिए इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताया। जैसे उसने आया बोले साहब मेरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया, 10 लाख रुपए लिए, उसने माल नहीं भेजा, मैं कहां जाऊं? सिविल सूट फाइल कर दो, सिविल लॉज के अंदर कर दो। तो हमको पता होना चाहिए ना इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है। ओके, इसके बाद आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। बाबू हमारे जो क्लाइंट हैं वो करते हैं बिजनेस, और बिजनेस में होता है कॉन्ट्रैक्ट। और जब वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि सर हम एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कृपया आप हमें गाइड कर देंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। वो आकर हमसे कहेंगे कि दादा ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जरा इसको पढ़ के देख लेना मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया, इसमें कोई टर्म्स कंडीशन ऐसी तो नहीं है जिसमें मैं आगे जाके फंस जाऊंगा। क्लाइंट आते हैं कॉन्ट्रैक्ट वेट कराने के लिए आते हैं। मेरे पास अभी पिछले साल ही 2 कॉन्ट्रैक्ट वेट कराने के लिए आए थे। देवर आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स, आईपीएल प्लेयर के एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे। 15 करोड़ का एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट था। वो आपको वेट करना है। तो यहां जो पढ़ा रहे टीचर ये प्रैक्टिस करते हैं, ये खाली यहां पढ़ा नहीं रहे हैं, दे ऑल आर प्रैक्टिसिंग इन देयर ऑफिस। सो उस 15 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने कहा था, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म लिखी हुई थी कि आप हमारे ब्रांड का जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कॉम्पीटिंग ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट आप नहीं करेंगे। तो मैंने कहा इसमें लिखो कॉम्पीटिंग इंडियन ब्रांड का हम प्रचार नहीं करेंगे। अगर आपने दिया कॉम्पीटिंग ब्रांड का प्रचार नहीं करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में उसके कॉम्पीटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रचार नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को इंडिया तक रिस्ट्रिक्ट रखो, अमेरिका के में जाके करो ना प्रचार, कौन मना कर रहा है। अगर कोई अमेरिकन कंपनी आपको हायर करना चाहती है उसके कॉम्पीटिंग करने के लिए तो करो। ये बारीकियां बतानी पड़ती है ना क्लाइंट को। उसने बेचारे ने साइन कर दिया, वो तो खिलाड़ी आदमी, उसको क्या मालूम। आओ आप कोई भी कॉम्पीटिंग, अब मैंने अगर इस वॉच का एडवर्टाइजमेंट कर लिया इंडिया में टाइटन का, तो आप मुझसे ये बोलो कि आप किसी और इंडियन वॉच का एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे। आप मेरे से बोल रहे हो आप किसी और वॉच को पहनोगे ही नहीं। मैच के दौरान भी आप अगर कोई वॉच पहनोगे तो यही पहनोगे? नहीं भाई साहब, मैच के दौरान मैं ये वॉच नहीं पहनना चाहूं और मैं कोई फॉरेन वॉच पहनना चाहूं तो पहनने दोगे? आपको याद होगा शाहरुख खान सेंट्रो का एडवर्टाइजमेंट करते थे, हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर है आज भी वो। आप शाहरुख खान की मूवी में ये देख लीजिए कि शाहरुख खान
या तो हुंडई की कार में आपको दिखेंगे, और अगर वो हुंडई की कार में नहीं दिखेंगे तो ही विल बी इन अ फॉरेन कार. नो अदर इंडियन कार ही कैन यूज in his movies because he is brand ambassador of Hyundai. तो कॉन्ट्रैक्ट्स यही होते हैं. अभी ड्रीम 11 के आप देख रहे हो ढेर सारे एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. ड्रीम 11 में इतने सारे फिगर्स आ रहे हैं. अब मान लीजिए ये रमी सर्कल में चले जाए या ये किसी और ऐप पे चले जाए, सर्कल 11 में चले जाए, नो, कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हो आप. और वो कॉन्ट्रैक्ट वेट करने के लिए किसके पास आते हैं? हमारे पास. की जरा देखने हैं कॉन्ट्रैक्ट सही है कि नहीं. तो इसलिए हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नॉलेज होना जरूरी है. हमारे क्लाइंट माल बेचते हैं, हमारे क्लाइंट माल खरीदते हैं. बायर के सेलर के अगेंस्ट में क्या राइट्स हैं, सेलर के बायर के अगेंस्ट में क्या राइट है. गलत माल भेज दिया तो क्या होगा, गलत क्वालिटी का माल भेज दिया तो क्या होगा, गलत ब्रांड का माल भेज दिया तो क्या होगा, गलत सैंपल वाला माल भेज दिया तो क्या होगा. सर, इसको गाइड करने के लिए हमारे पास है सेल ऑफ गुड्स एक्ट. और हमारे क्लाइंट इंडिविजुअल हो ये भी जरूरी नहीं है. हमारे क्लाइंट इंडिविजुअल हो ये भी जरूरी नहीं है. हमारे क्लाइंट पार्टनरशिप भी बना सकते हैं. पार्टनरशिप बनाने आएंगे तो बोलेंगे सर ये हमारी पार्टनरशिप डीड वेरीफाई कर दो यार चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब की पार्टनरशिप डीड सही बनी है कि नहीं. ऐसा नहीं हो जाए यार बाद में जाके हमारा लफड़ा झगड़ा हो जाए. अब मुझे उसकी पार्टनरशिप डीड देखनी है. पार्टनरशिप डीड में ये देखना है कि डेथ पे क्या होगा, रिटायरमेंट पे क्या होगा, इंसॉल्वेंसी पे क्या होगा, एडमिशन कैसे होगा, एक्सपल्शन कैसे होगा, रेमुनरेशन देना है कि नहीं देना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, लोन पे कितना इंटरेस्ट रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, कैपिटल शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा. माइनर को अगर एडमिट करना है बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए तो कैसे करेंगे. डिसोल्यूशन कब होगा, पार्टनरशिप एट विल है कि पार्टनरशिप पर्टिकुलर है. सीए देखिएगा. इसलिए आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाया जा रहा है. लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की एक खास बात थी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती थी अनलिमिटेड. यानी अगर फर्म ने कोई गड़बड़ की तो घर के बर्तन बिक जाएंगे बाबू. फर्म ने अगर कोई गड़बड़ की तो घर के बर्तन बिक जाएंगे. इतनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. लेकिन कंपनी के अंदर आपको मालूम है कि शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड. तो 2008 में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि पार्टनरशिप का एक और वेरिएंट लेके आएंगे जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो. मतलब पार्टनरशिप भी हो और कंपनी के भी गुण हो और इन दोनों की एक हाइब्रिड एंटिटी बनाते हैं जिसका नाम रखा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. अब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है और बोलता है भाई साहब मैं प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करूं कि पार्टनरशिप में करूं कि लिमिटेड लाइबिलिटी में करूं कि कंपनी में. तो बाबू चारों का नॉलेज तो होना जरूरी है ना. क्लाइंट आएगा और कहेगा सर ये मेरा बच्चा है, इसको मैं नया बिजनेस चालू कराना चाहता हूं. आप जरा मुझे बताएं कि प्रोप्राइटरशिप बनवाऊं, पार्टनरशिप बनवाऊं, कंपनी बनवाऊं, एलएलपी बनवाऊं, और मुझे ये बताइए इन चारों में क्या डिफरेंस है, और मुझे बताइए इनमें सब में किसमें सबसे कम टैक्स लगता है, और मुझे बताइए इसमें सब में कौन इजीली बन जाती है, और मुझे बताइए कि किसमें नियम कायदे कानून उतने ज्यादा नहीं है, और मुझे बताइए कौन सा फायदेमंद होगा. तो बाबू हमें मालूम होगा तो बताएंगे ना हम क्या फायदेमंद और क्या नहीं है. समझ में आया लॉ क्या है और लॉ क्यों है और लॉ क्यों पढ़ना है और लॉ 100 नंबर का थ्योरी क्यों है और लॉ 100 नंबर का थ्योरी है तो लॉ को इतना टफ क्यों बना दिया. बाबू ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, रोजी रोटी है. इसके बिना तो हम आगे जा ही नहीं सकते. इसके आगे तो हर बात छोटी है. तो लॉ इसलिए आपका मेन सब्जेक्ट है. कंपनीज एक्ट. भारत में कितनी कंपनियां हैं मालूम आपको? 15 लाख कंपनियां हैं.
और ये 15 लाख कंपनियों में किसका पैसा लगा है? शेयर होल्डर्स का। और शेयर होल्डर्स का पैसा सही जगह लगा है, सही उपयोग हो रहा है, इसके लिए करवाया जाता है ऑडिट। और इन 15 लाख कंपनियों को ऑडिट करता है कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट एकमात्र व्यक्ति है जो इनका ऑडिट कर सकता है, इसलिए उसे ही अगर कंपनी लॉ का नॉलेज नहीं होगा तो फिर वो ऑडिट कैसे करेगा? कंपनी लॉज भी हमारे पास इसलिए है। और दिन भर आप तो जानते हो कि बिजनेसमैन हैं तो वो दिन भर पैसों का लेन देन करते हैं, लेकिन आजकल तो IMPS होता है, पेटीएम होता है, जीपे होता है, लेकिन ये तो आज की बातें हैं। जब ये नहीं थे तो पैसों का क्या विकल्प था? बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, प्रॉमिसरी नोट। तो ये जो प्रॉमिसरी नोट, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनके क्या नियम कायदे कानून थे? वो दिए गए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। ये मत कहना कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो अब किसी काम का ही नहीं रह गया, बहुत काम का है वो। आज भी बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बिल डिस्काउंट होते हैं, बिल डिसऑनर हो जाते हैं, उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज क्या हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने क्लाइंट को इतनी सारी सेवाएं देनी पड़ती हैं और इसलिए कानून का ज्ञान होना जरूरी है। और इसके लिए ही उन्होंने आपके कोर्स में बिजनेस लॉ रखा, और रखा तो ऐसा रखा कि 12-12 पेज का पेपर आता है। ठीक सुन रहे हो आप? 12 पेज का तो पेपर आता है, और 12 पेज के पेपर को 36 पेज की कॉपी में लिखना पड़ता है। सप्लीमेंट्री भी लेना पड़ती कई बार। तो यहां सिर्फ सुनना नहीं है, यहां पर याद करना भी जरूरी है, और याद करके सही लिखना भी जरूरी है। तो अब आप सही कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमने क्या इंतजाम किए भाई साहब? पहले तो आप बनाएंगे नोट्स मेरे साथ कॉपी में यहीं। फिर हर यूनिट का आपका होगा एक टेस्ट। अच्छा, हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मॉड्यूल में दिए हैं वो क्लास में कराए जाएंगे। जितने क्वेश्चन रिवीजन टेस्ट पेपर ICAI ने दिए वो आपको कराए जाएंगे। जितने पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो आपको कराए जाएंगे। हर यूनिट का आपका एक टेस्ट होगा। आपके कितने टेस्ट होंगे मैं बताता हूं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एक टेस्ट होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आपके कम से कम होंगे 9 टेस्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के आपके 2 टेस्ट। इंडियन पार्टनरशिप के आपके 2 टेस्ट। LLP का आपका 1 टेस्ट। कंपनीज एक्ट के आपके 2 टेस्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 1 टेस्ट। इतने तो आपके टेस्ट होंगे। उसके बाद होंगे आपके 2 मॉक टेस्ट, बड़े बड़े, 3 भी हो सकते हैं, 3-3 घंटे के 3 भी हो सकते हैं, वैसे 2 तो मिनिमम होते ही होते हैं। इसके अलावा होंगे मैराथन रिविजन्स, और इस सब के ऊपर बैठेंगे आकर आपके मेंटर हर्षित द्विवेदी, जो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे ऑनलाइन सेशंस के थ्रू। कभी भी पकड़ लेंगे वो आपको। रात को 9 बजे से आज हम बैठ के लिखेंगे। ही इज फिनोमिनल। तो आपको 3 टीचर मिलकर लॉ पढ़ा रहे हैं। 2 तो मेन टीचर हैं, एक उसके ऊपर मेंटर है। अब आप बताइए, लॉ में नंबर क्यों नहीं आएंगे? क्यों हमारे बच्चों के लॉ में नंबर आते हैं 84, 83, 82, 88, 89? क्यों आते हैं? क्यों बाकी लोग 29, 30, 32, 28, 25 पे लटके रहते हैं? क्योंकि यहां लॉ बक बक करके पढ़ाया नहीं जाता, यहां लॉ मेहनत करके लिखवाया जाता है। तो ये था मेरा आज का पहला इंट्रोडक्टरी
लेक्चर आपके साथ। बाकी की बातें करेंगे कल।